So students, in this video we are going to discuss the characteristics X-rays. The X-rays are called characteristics X-rays because they are characteristic of the element of the anode. Alright, मतलब एक particular anode material जो रहेगा tungsten रहेगा या फिर so the target material like the tungsten and the molybdenum. Alright, so these are called characteristics X-rays because they are characteristic of the element of the anode. Alright. The wavelength spectrum of the X frequencies corresponding to these lines are the characteristic of the material of the target. Okay. So अलग अलग टारगेट मटेरियल जो होंगे उसके लिए अलग अलग वेवलेंथ के स्पेक्ट्रम बनेंगे. जैसे हाइड्रोजन एटम का देखा है आपने, हाइड्रोजन एटम में एक स्पेक्ट्रम बनता है, राइट. तो जैसे आपने लाइमन सीरीज देखा, तो लाइमन सीरीज में एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें हमने जो लोअर उसमें फिक्स किया है, लोअर एनर्जी लेवल वो फिक्स किया n इक्वल टू 1, राइट. और बाकी जो ट्रांजिशन है वो हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 1 में, उसको लाइमन सीरीज कहते हैं. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलते हैं. तो वैसा यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, एक वेवलेंथ स्पेक्ट्रम जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस लाइंस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस टारगेट. एक स्पेसिफिक टारगेट का एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा. तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऐसा कैसे होगा. We'll discuss about this. ये हाईलाइट्स हैं कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फिर ये the spectrum of this group consists of several radiations with specific sharp wavelengths. मतलब this is not like continuous X-rays. Continuous X-rays में क्या होते हैं, हमें सारे wavelengths मिल सकते हैं, लैम्डा मिनिमम से लेके इन्फिनिटी तक के सारे wavelengths और पॉसिबल wavelengths वो मिल जाता है. लेकिन इसमें जो है हमें स्पेसिफिक शार्प wavelengths मिलेंगे, फ्रीक्वेंसीज एंड फ्रीक्वेंसी सिमिलर टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स लाइक हाइड्रोजन, राइट. जिस तरह से हाइड्रोजन में जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में, और जब वापस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है तो उसमें एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है वो एमिट होता है. ऑलराइट, एकदम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे, सारे वेवलेंथ्स पॉसिबल वेवलेंथ्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता. तो वहाँ पे एक आपको स्पेसिफिक शार्प वेवलेंथ्स मिलते हैं, वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज एक हाइड्रोजन एटम के अंदर. तो वैसा ही यहाँ भी मिलने वाला है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में. तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे जो है, जो इसका स्पेक्ट्रा है, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल. तो सबसे पहले लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सिंपल वर्ड्स कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो है वो जनरेट कैसे होते हैं. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ डायग्राम. तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट मान लीजिए कि ये एक टंगस्टन का एटम का न्यूक्लियस है, जिसे न्यूक्लियस ऑफ द टंगस्टन एटम, ठीक है. ओके, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे जो के शेल है, तो के शेल के मैं दो इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के शेल का. ओके, और इसी तरह से आप एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैं पहले ये सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जैसा आपको समझाने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है वो जनरेट कैसे होता है, ठीक है. तो अभी हम लोग जो है कुलिस ट्यूब में हमने देखा है कि हम लोग जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस पे बम्बार्ड कर रहे हैं, ठीक है. तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, दिस इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. दिस इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो हम इस टारगेट मटेरियल पे बम्बार्ड कर रहे हैं. ऑलराइट, दिस इज एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन. तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, ठीक है, ओके, इस तरह से आ रहा है. तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी से टकराए ना, सिर्फ ऐसे निकल जाए डायरेक्टली, तो वो जनरेट करेगा कंटिन्यूस एक्सरे. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन अंदर आकर मानिए कि ये इससे टकराता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, नॉकआउट. यानी के शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट. के शेल इलेक्ट्रॉन को जो है उसने नॉक्ड आउट, उसने बाहर निकाल दिया. अब अगर के शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट तो क्या होगा, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा. मतलब इस तरह से हो जाएगा. तो मैं उसको फिर से एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको. मतलब ये जो के शेल है, तो के शेल में यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया वैकेंसी इज क्रिएटेड, वैकेंसी इज क्रिएटेड इन के शेल. तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हमने बम्बार्ड किया, राइट, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इज बम्बार्डेड, दिस इज बम्बार्डेड ऑन द टारगेट मटेरियल. तो जब ये टारगेट मटेरियल पे बम्बार्ड किया गया तो
दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना टकराए, दूसरा ऑप्शन है कि किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए और उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। तो हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल लिया है कि अगर वो एक के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, ठीक है, मतलब बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने वो वैकेंसी यहाँ बना के लिखा है। और जब वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो जो एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, एल शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एल शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वैकेंसी में ट्रांजिशन कर सकते हैं। और जब ये ट्रांजिशन होगा तब यहाँ पे एक एक्सरे निकलेगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जिसको हम लोग कहते हैं। तो तब एक एक्सरे एमिट होगा, ठीक है। ये इसका आइडिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, मतलब कैसे एमिट होता है। तो कंटिन्यूस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, राइट, इट डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट प्रोसेस। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया और वो सिर्फ एटम के अंदर गया और धीरे धीरे उसका जो है एनर्जी का लॉस हुआ, राइट, हमने देखा था किस तरह से ये एक स्पीड v से अंदर आता है और किस तरह एक दूसरे स्पीड v डैश से बाहर जाता है। अगर इस तरह का हो रहा है तो जो लॉस इन एनर्जी दैट विल बी रिलीज्ड एज अ कंटिन्यूस एक्सरे। और अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अलग अलग कंटिन्यूस एक्सरे एमिट करते हैं, तो सारे वेवलेंथ पॉसिबल है। लेकिन उसकी जगह पे दूसरा जो ऑप्शन वो ये है कि अगर ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए और उस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और जो न्यूक्लियस है वो एल सेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि एल सेल के कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांजिशन कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जब वैकेंसी क्रिएट हो गया, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो चुका है, तो वैकेंसी इज क्रिएटेड इन द के शेल। तो एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है एल शेल में, वो क्या होगा, इट विल मेक अ ट्रांजिशन टू दिस वैकेंसी इन द के शेल। और जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन करेगा इलेक्ट्रॉन, देन इट विल रिलीज अ फोटोन ऑफ एनर्जी hc by lambda, and that lambda is the wavelength, right, it is a fixed wavelength corresponding to this energy gap। यानी एकदम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आपको मिलेगा, एक फिक्स आपको मिलेगा। हो सकता है कि के एल एम सेल का भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर ट्रांजिशन कर जाए, जैसे कि मान लीजिए ये एम सेल है, ठीक है, दिस इज एम शेल। तो हो सकता है कि एम शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, तो भी एक एक्सरे मिल सकता है हमको। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मिल सकता है, ठीक है, मतलब एक फिक्स्ड एक्सरे, कोई कंटिन्यूस एक्सरे नहीं है, ये इस गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, और के और एम यानी ई एम माइनस ई के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम लोगों को यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ मिल सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं के सीरीज। तो के अल्फा जो है ये हम लोगों को तब मिलता है जब ट्रांजिशन एल से के में होता है। तो के अल्फा वेवलेंथ जो है ये मिलता है, दिस इज व्हेन द ट्रांजिशन इज फ्रॉम एल शेल टू एम शेल। तो एल शेल से अगर के शेल में ट्रांजिशन हो तो हमें जो एक्सरे मिलता है उसको हम के अल्फा कहते हैं। के बीटा मतलब क्या होता है, वो होता है अगर एम शेल से, राइट, अगर के शेल में हो तो ये जो है इसको हम लोग के सीरीज बोलते हैं। के गामा क्या होगा, के गामा तब होगा जब ट्रांजिशन एन सेल से के शेल में होगा। तो ये यहाँ पे समझना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं के सीरीज। के सीरीज का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के शेल से नॉकआउट हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ है वो के शेल से नॉकआउट हुआ है। और जो बाकी जो हायर एनर्जी लेवल से, जैसे एल एम एन, ये जो बाकी एनर्जी लेवल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के में इसका ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। और सिर्फ तो के में ट्रांजिशन हो, जैसे एल से के में ट्रांजिशन हो गया या एम से के में हो गया या एन से के में हो गया, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ्स आपको मिलेंगे, एक पूरा स्पेक्ट्रल सीरीज आपको मिलेगा, जैसे आपको हाइड्रोजन एटम में मिलता है, राइट। हाइड्रोजन एटम में प्रोसेस थोड़ा अलग है। हाइड्रोजन एटम में हम किसी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करते, रैदर ये इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है और फिर वहां से वापस वो यहाँ से एक्साइट होता है और वापस डी एक्साइट होकर नीचे अपने ग्राउंड स्टेट में आता है। तो वो प्रोसेस थोड़ा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर दी है। और हायर एनर्जी लेवल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एक ऑप्शन है इस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने का। तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन भी इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, एम शेल का भी ऑक्यूपाई कर सकता है, या एन शेल का, या उसके ऊपर वाला भी कर सकता है। तो इस तरह से हम जो है, जब भी के शेल का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, राइट, के शेल का इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से नॉकआउट करेंगे
और के सेल के इस वैकेंसी को जब भी वो हायर एनर्जी लेवल्स के इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम के सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो अगर एल से के में ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको हम के अल्फा कहेंगे, एम से के में हो रहा है तो उसको के बीटा कहेंगे, एन से के में हो रहा है तो उसको के गामा कहेंगे। ठीक है, इस तरह से। ऑलराइट, ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इस सिचुएशन की जिसमें ऑलरेडी एक वैकेंसी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, दिस ऑलरेडी वन वैकेंसी दैट इज बीन क्रिएटेड। तो ये हमने ले लिया न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज द के शेल, ये के शेल है, और दिस इज द एल शेल, के एल एम ले लिया हमने, और हमने ले लिया एन शेल। तो इस तरह से हमने ये 4 शेल ले लिए, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। ठीक है, और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएटेड है। अब मैं सिर्फ वैकेंसी दिखाऊंगा, तो ये जो है ये वैकेंसी है। ठीक है, दिस इज द वैकेंसी। तो इस वैकेंसी में अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, राइट, तो यहाँ पे जो आपको फोटोन रिलीज होगा, यहाँ पे जो आपको फोटोन रिलीज होगा उसको हम लोग कहते हैं के अल्फा। ठीक है, जो फोटोन रिलीज होगा वो होगा के अल्फा। ऑलराइट, तो ई एल यानी इस लेवल का एनर्जी एल शेल का माइनस ई के, ये जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग को मिलेगा एच सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा कौन सा, लैम्डा के अल्फा मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, तो के अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं के अल्फा वेवलेंथ। ऑलराइट, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन अगर एम से हो रहा है, एम से के में हो रहा है ट्रांजिशन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ मिलेगा, इस वेवलेंथ को हम लोग कहेंगे के बीटा। क्या कहेंगे, के बीटा। तो ये होगा एनर्जी ऑफ एम शेल यानी हायर एनर्जी लेवल। जो एनर्जी गैप है, राइट, उस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एग्जैक्टली उतना एनर्जी रिलीज होगा। राइट, जब एनर्जी इस हायर एनर्जी लेवल से इस लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो ये जो एनर्जी गैप है, तो एग्जैक्टली इस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एक यहाँ पे फोटोन रिलीज होगा, एक वेवलेंथ रिलीज होगा। राइट, एक्सरे फोटोन यहाँ पे रिलीज होगा। तो हम लोग उसी का वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने बताया आपको, जब एल शेल से के में होगा तो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे फोटोन रिलीज होगा, या यहाँ पे जो वेवलेंथ, यहाँ पे जो फोटोन रिलीज होगा उसको हम लोग कहेंगे के अल्फा फोटोन। ठीक है, या के अल्फा वेवलेंथ। तो और अगर एम से हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे के बीटा। तो एनर्जी गैप क्या होगा, ये एम है, ये के है, ये एम शेल, ये के शेल। तो एनर्जी गैप होगा ई एम माइनस ई के, ये एनर्जी गैप, और क्या देगा, जब ट्रांजिशन होगा तो हमें यहाँ से एक फोटोन मिलेगा, तो इसका वेवलेंथ होगा के बीटा। ठीक है, समझ में आप लोग, इस तरह से हम लोग लैम्डा के अल्फा फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा के बीटा फाइंड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर जो ट्रांजिशन है वो यहाँ से हो रहा है, एन से हो रहा है। ठीक है, जो ट्रांजिशन है वो एन से के में हो रहा है, एन से के में, ये पूरा के सीरीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, के सीरीज कहते हैं। तो इसमें इस केस में जो फोटोन रिलीज होगा, इस केस में जो ये फोटोन रिलीज होगा, इसको हम लोग कहते हैं के गामा। क्या कहते हैं, के गामा। तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे एनर्जी गैप यानी ई एन, क्योंकि ये एन है वो के है, तो आप लिखोगे ई एन माइनस ई के, दिस एनर्जी गैप इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा ऑफ के गामा। ठीक है, यहाँ से हमको लैम्डा के गामा मिल जाएगा, यानी के गामा। तो ये आपने देखा, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे के सीरीज। तो इसमें आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से जो है अलग अलग वेवलेंथ्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स जो है वो रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो ये है के अल्फा, ओके, के अल्फा, के बीटा, के गामा, ये समझाया मैंने आपको, एनर्जी गैप समझाया। ऑलराइट, और एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमें यहाँ पे फोटोन मिलने वाला है। राइट, एक्सरे का हमें यहाँ पे फोटोन मिलने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं के सीरीज। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एल सीरीज क्या होगा। ऑलराइट, तो हम लोग ये जो आप देख रहे हो के सीरीज और ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स मिले हैं, राइट, तो इसमें के अल्फा, के बीटा, ये जो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं, इसमें सबसे छोटा वेवलेंथ कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली जिसके लिए एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उसके लिए ये वेवलेंथ सबसे छोटा होगा। तो एनर्जी गैप जो है वो राइट, इस के गामा के लिए एनर्जी गैप सबसे बड़ा हो जाएगा इन तीनों में, क्योंकि दिस इज बेसिकली ई एन माइनस ई के, तो दिस एनर्जी गैप इज द लार्जेस्ट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वेवलेंथ मिलेगा दिस विल बी द स्मॉलेस्ट। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा तो वेवलेंथ जो है वो उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो एनर्जी गैप है ये लार्जेस्ट है, क्योंकि ये ई एन माइनस ई के है, तो इस एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये वेवलेंथ मिलेगा
लैम्डा के गामा, ये वेवलेंथ सबसे छोटा है, दिस इज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ऑलराइट, ठीक है। और उसके उससे थोड़ा बड़ा होगा लैम्डा के बीटा, उससे बड़ा होगा लैम्डा के अल्फा, ठीक है। इस चीज को अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दें तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो इसमें ये बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन आप कर्व देख रहे हो वो कर्व है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और उसके बीच में जो ये स्पाइक्स आप देख रहे हो, राइट, ये जो स्पाइक्स है ये एक्चुअली आपके कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए हमने बनाया। तो ये लैम्डा के अल्फा है, यानी सबसे बड़ा जो है वेवलेंथ, राइट, उससे छोटा होगा लैम्डा के बीटा, तो ये लैम्डा के बीटा है, और ये है लैम्डा के गामा, राइट, मतलब ये वाला के अल्फा, ये के बीटा और ये के गामा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ऑलराइट, तो आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग एल सीरीज के बारे में, ठीक है। तो ये आपने देखा था के सीरीज, नाउ यू नो लेट अस नाउ टॉक अबाउट एल सीरीज, कि एल सीरीज में क्या होता है, ठीक है। तो एल सीरीज में जो भी ट्रांजिशन होगा वो एल शेल में होगा, तो उसके लिए हमें एल शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसको नॉकआउट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से आप देख लीजिए कि ये जो है ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे ये के शेल, ये एल शेल, ठीक है। तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया है, बाहर से जो बम्बार्ड किया है, वो एल शेल के एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा। तो एल शेल इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट, एल शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इज नॉक्ड आउट। अब एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एल शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया के शेल, ये एल शेल, और एल शेल में एक क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, ओके। तो अ वैकेंसी इज क्रिएटेड। तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो सिर्फ हायर एनर्जी लेवल से होगा, ठीक है, ट्रांजिशन हायर से लोअर में ही होगा। सो वैकेंसी इज क्रिएटेड राइट इन एल शेल। तो अब जो ट्रांजिशंस होंगे वो एल में होंगे, ठीक है, ओके। तो किस तरह से होंगे देखो, तो ये रहा इधर हम लोगों ने न्यूक्लियस, लेट अस टेक दिस इज द न्यूक्लियस हियर, okay, and this is the K shell, this is the L shell, this is the M shell, and then we have the N shell, okay। इस तरह से we have all these different shells यहाँ पे। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, this is you know K L M N, ठीक है। अब जो वैकेंसी है वो किस में है, वैकेंसी L में है, यहाँ पे है वैकेंसी, ओके, दिस इज इन द L shell। तो अब जो ट्रांजिशन होगा M से, M के अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांजिशन करके एम शेल से अगर एल शेल में आते हैं तो आपको यहाँ से एक फोटोन मिलेगा, वो फोटोन होगा एल अल्फा, उस फोटोन को हम लोग क्या कहेंगे, एल अल्फा कहेंगे, ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हो एनर्जी गैप ऑफ एम माइनस, तो जो आपका एल अल्फा है, एल अल्फा में क्या होगा, जो एनर्जी गैप है वो ई एम माइनस ई एल है, दिस विल प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ द फोटोन, दिस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, यानी एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा कौन सा है, एल अल्फा सीरीज, यानी एल सीरीज का एल अल्फा पहला वाला। और अगर एन से ट्रांजिशन होगा, एन शेल से ट्रांजिशन होगा एल शेल में, तो इसमें जो हमें फोटोन मिलेगा, राइट, इसमें जो फोटोन रिलीज होगा ये फोटोन है एल बीटा। ये फोटोन कौन सा है, ये फोटोन है एल बीटा, एल अल्फा एल बीटा, तो वैसे एल गामा, तो ये हो जाएगा ई एन माइनस ई एल, तो एच सी बाई लैम्डा एल बीटा। तो इसका नेक्स्ट होगा एल गामा, ठीक है, के एल एम एन ओ अगर हम मान ले तो वो हो जाएगा ई ओ माइनस ई एल इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा एल गामा, ओके। तो इसको हम लोग कहते हैं एल सीरीज। तो इस तरह से यहाँ पे हमें अलग अलग वेवलेंथ्स मिलेंगे, इसको हम लोग एल सीरीज कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एल सेल के इलेक्ट्रॉन को हमने नॉकआउट किया है, तो यहाँ पे जो एल सेल का इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किया, और इस एल शेल के इलेक्ट्रॉन को अगर नॉकआउट किया, यहाँ पे आपने वैकेंसी क्रिएट किया, और इस वैकेंसी में अगर ट्रांजिशन हो रहा है एम से एन से, तो ये जो ट्रांजिशंस होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो वेवलेंथ्स मिलेंगे, राइट, उसको हम एल सीरीज कहते हैं। तो अगर एम से के में हो रहा है, एम से एल में हो रहा है, एम से एल में, तो उसके लिए हमें मिलेगा एल अल्फा, राइट, मतलब जो इसके सबसे नियरेस्ट है, एल के नियरेस्ट कौन सा है, एम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नियरेस्ट है वो एन है, तो उससे जो यहाँ पे ट्रांजिशन हो गया अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस वैकेंसी में, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ मिलेगा वो है एल बीटा।
नहीं लैम्डा एल बीटा। तो इस तरह से जो हमें ये एल सीरीज एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज नहीं है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ठीक है, दिस इज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रीट वेवलेंथ मिल रहे हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ मिल रहे हैं, एकदम फिक्स्ड स्पेसिफिक वेवलेंथ। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं स्पेसिफिक वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे आपके एनोड पे, राइट। ये किस पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड्स ऑन द टारगेट मटेरियल। लेकिन जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम डज नॉट डिपेंड ऑन द टारगेट मटेरियल, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, राइट। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना है उसको ऊपर वो डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से कंटिन्यूस एक्सरेज मिलने वाले हैं। लेकिन डिस्क्रीट जो एक्सरेज हैं, राइट, दिस डिपेंड ओनली ऑन द टारगेट मटेरियल। आपने टारगेट मटेरियल चेंज किया तो ये स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा, मतलब इनके जो वैल्यूज है एल अल्फा एल बीटा के वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर टारगेट मटेरियल के लिए आपको पर्टिकुलर के सीरीज, पर्टिकुलर एल सीरीज मिलेगा, पर्टिकुलर आपको एम सीरीज मिलेगा, फिक्स, ठीक है। जैसे आपका टारगेट मटेरियल फिक्स है, जैसे अगर आपने मोलिब्डेनम लिया है तो मोलिब्डेनम के लिए आपको एक फिक्स के सीरीज मिलेगा, उसमें जो वेवलेंथ होंगे वो फिक्स्ड होंगे, डिस्क्रीट होंगे और एकदम फिक्स्ड होंगे कि यही वेवलेंथ मिलने वाला है। हर बार मोलिब्डेनम के लिए आपको वही वेवलेंथ मिलेंगे, जस्ट लाइक हाइड्रोजन एटम में हमने देखा एक फिक्स स्पेक्ट्रा होता है। तो वैसे ही हम लोग अगर कोई भी टारगेट मटेरियल लेते हैं, अगर हमने मोलिब्डेनम लिया है तो हमें एक फिक्स के सीरीज, फिक्स एल सीरीज, फिक्स एम सीरीज मिले, मतलब हम वो के सीरीज एल सीरीज को देख कर कह सकते हैं कि ये मोलिब्डेनम एटम है, ठीक है, ये जो टारगेट है वो मोलिब्डेनम है। वैसे ही अगर हमने टंगस्टन लिया तो टंगस्टन के लिए भी हमें जो के सीरीज मिलेगा, एल सीरीज मिलेगा, एम सीरीज मिलेगा, वो फिक्स मिलेगा, राइट। उनके उस स्पेक्ट्रम को देख के, उस डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम को देख के, स्पेसिफिक वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज को देख के हम कह सकते हैं कि टारगेट मटेरियल कौन सा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, क्योंकि इसको देखकर, इसके स्पेक्ट्रम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा एटम है, ठीक है। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, दैट स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो हम लोग उसको देख के कह सकते हैं कि ये कौन सा एटम है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी यूजफुल। So let us just summarize. So for the K series, this will be K alpha. ये होगा K alpha. This will be, this transition will correspond to K beta. समझ रहे हैं आप? फिर यहाँ पे vacancy created है. If this vacancy is created in K cell, and if the transition happens to be from L shell to K cell, that is K alpha transition. If the transition happens to be from M shell electron, अगर यहाँ से आ रहा है in this vacancy, it's called K beta. Right, then this is K gamma, then the next one is K delta, like this, ठीक है। तो this is called as K series, right, and this was the vacancy created. If the vacancy is created here, right, in the L cell, and the transition happens to be from M shell to K shell, that is called as L alpha. If the transition happens to be from N shell to L shell, that is L beta, and so on, it is L gamma, L delta and on. This is called as L series, right? L series, this is basically this is the spectral series which will consist of all these different wavelengths, right, corresponding to these transitions. ये जो transitions है इनके corresponding जो wavelengths हैं, उन wavelengths का जो series है उसको L series कहेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से बनेगा M series, right, ये जो transition होगा this will be called as M alpha, फिर M beta and so on, ठीक है। so this will be, the vacancy is here, तो this will be called as M series, so on, ठीक है। So I hope आपको ये समझ में आया होगा, this is what we have discussed। और ये जो है, right, there will be sharp peaks obtained in the graph। जो ग्राफ हम देख रहे हैं एक्सरे का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, उसमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें शार्प पीक्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? we will obtain sharp peaks in the graph and these are known as characteristics X-rays because they are characteristic of the target material। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। दो चीजें, एक तो we'll obtain sharp peaks corresponding to these wavelengths in the graph, right। इस particular ये जो transitions इसके corresponding हमें sharp peaks मिलेंगे ग्राफ के अंदर, alright।
और दूसरी बात ये है कि दिस आर नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस बिकॉज दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटेरियल। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ में हमें ये बताना है कि इसमें से के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा और एल बीटा कौन कौन सा है, ठीक है। सो ये जो 4 पीक यहाँ दिए गए इसमें से हमें बताना है कि के अल्फ़ा, के बीटा, एल अल्फ़ा और एल बीटा, ठीक है, ये कौन कौन से पीक है, ऑलराइट। तो जिसके लिए एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा उसके लिए वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो के अल्फ़ा ये कब होता है, जब ट्रांजिशन होता है के शेल में एल से होता है, यानी दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू ई एल माइनस ई के, ठीक है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू जब ट्रांजिशन के सेल में होता है लेकिन एम से होता है, तो ई एम माइनस ई के, राइट, क्योंकि ये दोनों जो है वो के सीरीज़ के पार्ट है। यहाँ पे बात करते हैं एल अल्फ़ा तब होता है जब ट्रांजिशन एल में होता है, और कहाँ से होता है, उसके जस्ट जो नेक्स्ट जो हायर एनर्जी लेवल यानी एम से, और ये होता है जब ये होता है एल में होता है ये ट्रांजिशन, लेकिन वो होता है एन से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो ऑब्वियसली के रिस्पेक्ट में ही ज़्यादा होगा क्योंकि ये लोअर एनर्जी लेवल है। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है और सेकेंड होता है ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, राइट। अगर ये के शेल है, ये एल शेल है, तो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। और बात करें अगर हम एम की, तो एल से के की जो एनर्जी गैप है और एम से के का जो एनर्जी गैप है, तो ऑब्वियसली एम से के वाला जो है ये सबसे ज़्यादा होगा, तो ये होगा सबसे ज़्यादा, यानी इसका वेवलेंथ सबसे छोटा होगा, ठीक है। मतलब ये वाला जो आप देख रहे हो दिस वन, दिस विल बी के बीटा, दिस वेवलेंथ विल कॉरस्पॉन्ड टू के बीटा। और ये जो आप देख रहे हो, राइट, दिस वन, दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू के अल्फा, क्योंकि फर्स्ट तो आएगा एम और के बीच का, राइट, क्योंकि ये एनर्जी गैप वैसे भी सबसे ज़्यादा होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा है। और ये जो है आपका n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 के बीच का, यानी l और k ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के अल्फ़ा, के अल्फ़ा। तो बीटा हमेशा अल्फ़ा से पहले आएगा, ठीक है। तो ये हो गया लैम्डा के अल्फ़ा। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों आप देख सकते हो कि ई एम माइनस ई एल से ई एन माइनस ई एल बड़ा होगा, तो इसलिए ये आएगा आपका थर्ड नंबर पे और ये आएगा आपका फोर्थ नंबर पे, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एल बीटा और ये हो जाएगा एल अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ यहाँ पे इसका हो जाएगा लैम्डा एल बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो जाएगा लैम्डा एल अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग, ऑलराइट, ठीक है। तो आइए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे। तो आइए लेते हैं ऐसा ही एक सवाल। तो इसमें हम लोग एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है, दिस इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। तो यहाँ पे पूछा गया है हम लोगों से विच इज़ के अल्फ़ा, ये जो दो पीक्स है इसमें से कौन सा के अल्फ़ा के कॉरस्पॉन्डिंग है और कौन सा के बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि के अल्फ़ा का मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ है, के अल्फ़ा, राइट। इसका मतलब है कि ये जैसे के है, ये एल है और ये एम है। तो के अल्फ़ा मतलब जो के का जो नेक्स्ट के रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल है एल, जब एल से ट्रांजिशन होगा तो के अल्फ़ा और जब एम से होगा तो के बीटा, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है उसको हम के अल्फ़ा कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं के बीटा। मतलब दिस विल बी, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप होगा वो होगा ई एल माइनस ई के, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप होगा वो होगा ई एम माइनस ई के। तो ऑब्वियसली जो एनर्जी गैप है, राइट, एनर्जी गैप अगर आप देखोगे तो के बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप है, राइट, इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप कॉरस्पॉन्डिंग टू के अल्फ़ा, राइट। के बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी गैप है इज फार ग्रेटर देन एनर्जी गैप कॉरस्पॉन्डिंग टू के अल्फ़ा, इसलिए जो वेवलेंथ होगा, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग टू के बीटा विल बी लेस देन द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू के अल्फ़ा। इसके लिए ये हो जाएगा आपका के बीटा और ये हो जाएगा के अल्फ़ा। के बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगा वो छोटा होगा, ऑलराइट। तो दैट्स ऑल, हो गया ये सॉल्व, ठीक है। चलिए लेते हैं एक और एग्जांपल। तो ये डिस्कस करते हैं अभी अगला सवाल। इसमें पूछा गया इन विच फिगर विच इज के अल्फा एंड एल अल्फा, ठीक है। तो हमारा जो फिर से इसको सोचने का तरीका होगा वो सेम होगा कि ये है अपना के शेल, के एल एम और एन,
ठीक है। तो के अल्फा जो है इट्स अ ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल टू द के शेल, और L alpha is the transition of the electron from M shell to the L shell, ठीक है। This is K alpha and this is L alpha। तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी गैप है K और L के बीच का, this energy gap is far greater, so the energy gap corresponding to K alpha, right, this energy gap corresponding to K alpha is greater than the energy gap corresponding to L alpha, alright। क्योंकि जो सबसे पहले दो एनर्जी लेवल में जो एनर्जी गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी आपने अगर कोई भी दो कंजिक्यूटिव अगर आपने कोई भी दो एनर्जी लेवल ले लिया तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है उस आपको कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप एल और के बीच में होता है। तो जैसे कि अगर आपने एल और के का पेयर ले लिया तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है ये किसी भी दूसरे पेयर से ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी भी दूसरे, जैसा कि आपने हाइड्रोजन एटम में भी देखा था कि सबसे पहला जो एनर्जी गैप था वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और दूसरा जो है उसके बाद फिर वो कम होते जा रहा है, बहुत कम होते जा रहा है, राइट। द एनर्जी गैप रिड्यूसेस, तो एनर्जी गैप जो है सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो ये कह सकते हैं हम लोग, तो इसके मतलब ये कि जो लैम्डा होगा के अल्फा का, राइट, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा तो लैम्डा छोटा होगा, लैम्डा फॉर के अल्फा विल बी लेस देन लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, ठीक है। तो के अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा इट विल बी स्मॉलर देन द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, ठीक है। तो ये वाला जो है वेवलेंथ जो छोटा वाला है वो के अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब ये हो जाएगा के अल्फा, दिस इज लैम्डा के अल्फा, ऑलराइट। और जो दूसरा वाला है दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा एल अल्फा, सो दिस इज के अल्फा एंड दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एल अल्फा, so lambda L alpha, okay। I hope it is clear। Let us take another example। so अभी इस क्वेश्चन में दिया गया है the K alpha X-ray emission line of tungsten occurs at lambda is equal to this 0.021 nanometer। so what is the energy difference between K and L levels in this atom। तो K अल्फा, राइट, हमने बार बार ये डिस्कस किया कि अगर ये K शेल है ये L शेल है तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ के वैकेंसी में आएगा, राइट, तो उसको हम लोग के अल्फा ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो यहाँ पे एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप बेसिकली है EL माइनस EK, एनर्जी गैप इज इक्वल टू EL माइनस EK एंड दिस एनर्जी गैप, राइट, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसका ट्रांजिशन होगा, ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो यहाँ पे एक फोटोन रिलीज होगा, ठीक है, देयर बी अ फोटोन रिलीज्ड, और उस फोटोन का एनर्जी जो है वो होगा hc बाय लैम्डा, और वो एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी गैप के बराबर का एक फोटोन, राइट, एनर्जी गैप के एनर्जी के बराबर का एक फोटोन रिलीज होगा, यानी दिस इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, राइट। तो बस हमें यही फाइंड करना है, राइट, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एनर्जी गैप। तो hc का वैल्यू आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट, hc का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3, राइट, 1 2 3, so 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एंगस्ट्रॉम में होता तो 1 2 3 7 5 करते, नैनोमीटर में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ इज 0.021 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 59 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जो एनर्जी है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए तो आप यूज करोगे 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर आपको नैनोमीटर में दिया गया है वेवलेंथ, आपको एंगस्ट्रॉम में दिया गया तो आप ये यूज करोगे 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेटली 12400, ठीक है। और अगर आपको नैनोमीटर में दिया गया है तो बस यहाँ से आप एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करोगे, यहाँ से यहाँ इसको शिफ्ट कर दोगे डेसिमल पॉइंट को, और ये हो जाएगा 1237 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम डाल देना है, ऑलराइट, दैट्स इट।
तो अगर आपको वेवलेंथ दिया गया नैनोमीटर में तो आप सिर्फ 4 डिजिट यूज करोगे 1237, और अगर आपको एंगस्ट्रम में दिया गया है वेवलेंथ तो आप यूज करोगे 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन नैनोमीटर, यहाँ डिवाइड बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रम. ओके